नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार झा हूँ और मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पेशाब की थैली की कमजोरी के बारे में। दोस्तों, हमारे पेशाब के रास्ते से या यूरिनरी सिस्टम से पेशाब सुचारू रूप से बाहर निकल सके, इसके लिए दो मुख्य रिक्वायरमेंट होती हैं। एक तो हमारे पेशाब की थैली में जहाँ की हमारे यूरिन स्टोर होता है, उसमें एडिक्वेट ताकत होनी चाहिए, पावर होना चाहिए, उनकी मांसपेशियों में ऐसी ताकत होनी चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से सिकुड़े और यूरिन को बाहर धकेले। दूसरा, हमारे पेशाब का रास्ता जो है पूरी तरह खुला होना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं होना चाहिए ताकि ये पेशाब हमारे शरीर से अच्छी तरह से बाहर जा सके। पेशाब की थैली के मुंह पे या उसके आगे भी रुकावट का जो है हमने कई बार अपने वीडियोस में डिस्कस किया है। प्रोस्टेट की समस्याएं, स्ट्रिक्चर की समस्याएं, ये सारी बातें हमने दूसरे वीडियोस में डिस्कस की हैं। इस वीडियो में हम अपने आप को सीमित करेंगे सिर्फ पेशाब की थैली की कमजोरी के बारे में। तो अगर किसी को रुकावट है पेशाब के रास्ते में तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसानी तरीके से किया जा सकता है। कुछ मरीजों में ये दवाइयों से ठीक हो जाता है, कुछ मरीजों में ऑपरेशन करके ही रुकावट को ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर पेशाब की थैली ही उम्र के रूप से या किसी बीमारी के वजह से कमजोर हो चुकी है तो इसका कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव या सटीक इलाज अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं होता है। हालांकि इसमें कई तरह के रिसेंट एडवांसेस आ गए हैं जिनसे ट्रीटमेंट बेहतर हो गया है, लेकिन ज्यादातर मरीजों को इसमें कुछ दवाइयां और क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन यानी नली डालने से ही उसको मैनेज करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि पेशाब की थैली की कमजोरी जो है उसके मुख्य कारण क्या है। पहला होता है बढ़ती हुई उम्र। बहुत एज के साथ हमारे पेशाब की थैली में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिसमें कि मांसपेशियां कम हो जाती हैं और कनेक्टिव टिश्यू हमारे पेशाब की थैली में बढ़ जाता है। तो हमारे जो पेशाब की थैली से यूरिन बाहर निकालने की प्रक्रिया है, इसमें मांसपेशियां ज्यादा होनी चाहिए, कनेक्टिव टिश्यू कम होना चाहिए। और एज के साथ साथ ये उल्टा हो जाता है। और ऐसा ही सेम कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, डायबिटीज, लंबे समय से डायबिटीज किसी को है, उसमें भी ऐसा होता है और उसमें भी पेशाब की थैली की कमजोरी होती है। तो दूसरा मुख्य कारण जो है वो न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। न्यूरोलॉजिकल बीमारी पूरा स्पेक्ट्रम है। पेशाब की थैली जो हमारी होती है वो जब फिल होती है तो उसमें कुछ ऐसी नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि हमारे पेशाब की थैली के फिल होने के सिग्नल को हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं। और ब्रेन से फिर हम कुछ ऐसे सिग्नल्स आते हैं, पॉन्स एरिया होता है एक ऐसा ब्रेन का, वहां से कुछ ऐसे सिग्नल आते हैं पेशाब की थैली तक स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए, नर्व्स के द्वारा होते हुए, जिससे कि पेशाब की थैली को कमांड मिलता है कि अब वो सिकुड़े। जब वो अच्छी तरह पेशाब की थैली सिकुड़ती है तो यूरिन बाहर जाता है। तो अगर इस एक्सिस में, इस पूरे रास्ते में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो फिर हमारी पेशाब की थैली कमजोर हो जाती है। तो ये स्टार्टिंग विद ब्रेन, वहां पे अगर आपको स्ट्रोक हुआ है, पार्किंसंस डिजीज है या कोई भी और किस्म की न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, ब्रेन ट्यूमर है या वहां कोई रेडियोथेरेपी, कुछ भी अगर ब्रेन में प्रॉब्लम ऐसा आया है तो ये पेशाब की थैली की कमजोरी हो सकती है। सिमिलरली स्पाइनल कॉर्ड में अगर दो वर्टिब्रा की जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के बीच की जो गद्दी होती है, डिस्क, वो अगर खिसक के प्रेशर डाल रही है स्पाइनल कॉर्ड पे, या स्पाइनल कॉर्ड का कोई ट्यूमर हो गया है, कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, या फिर कोई स्पाइन में चोट लग गई, आपका एक्सीडेंट हो गया है, तो भी आपको ये सिग्नल्स नीचे तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके अलावा पेरिफेरल नर्व्स की जो डिजीज है, जिसमें कि कुछ विटामिन की डेफिशिएंसीज आती हैं या न्यूरोसिफिलिस होता है, एचआईवी एड्स होता है, इस तरह की बीमारियों में पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है जिसके वजह से ये पेशाब की थैली कमजोर हो सकती है। इसके अलावा बच्चों में अगर बहुत ज़्यादा हमने टॉयलेट ट्रेन करने की कोशिश की है बच्चों को समय से पहले, तो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स, डिसफंक्शनल वॉइडिंग और पेशाब की थैली में गड़बड़ी आती है। इसके अलावा अगर आप कुछ मेडिसिन पे हैं, पर्टिकुलर मेडिसिन होती हैं, एंटीसाइकोटिक्स या एंटी डिप्रेसेंट टाइप की मेडिसिन जो होती हैं, इनके साइड इफेक्ट के तौर पर पेशाब की थैली की कमजोरी भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको कोई बहुत बड़ी सर्जरी, पेल्विक सर्जरी हुई है, पेल्विक यानी हमारे पेट के निचला हिस्सा जो होता है, जो पेशाब की थैली के आजू बाजू का इलाका होता है, जैसे कि आपका अगर रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी हुआ है, प्रोस्टेट का पूरा ऑपरेशन करके निकाल दिया गया है, या बच्चेदानी निकाल दी गई है, या पेल्विस में और भी कोई सर्जरी या रेडियोथेरेपी सेक लगा है आपको, तो भी वहां के नर्व्स जो हैं वो शिथिल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और उनके वजह से भी पेशाब की थैली कमजोर हो सकती है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि अगर थैली कमजोर हो गई है तो लक्षण क्या हमें दिखते हैं। लक्षण लगभग सेम होते हैं, जो रुकावट वाले होते हैं उसी तरह के लगभग, या ओवर एक्टिव ब्लैडर के भी इस तरह से मिलते जुलते हैं।
पेशाब की थैली के कमज़ोर होने के कोई स्पेसिफिक लक्षण नहीं होते हैं। पेशाब की धार का कमज़ोर होना, पेशाब करने के बाद ऐसा लगना कि कुछ रह गया है, बहुत ज़्यादा बार पेशाब जाना पड़ रहा है या बहुत इनफ्रीक्वेंट हो गया है, हम 6-6 घंटे 8-8 घंटे पेशाब नहीं करने जा पा रहे हैं, तो ये समस्याएं भी पेशाब की थैली की कमज़ोरी में होती हैं। कुछ मरीजों को क्रॉनिकली रिटेंशन रहता है, यानी हमेशा उनके पेशाब की थैली में 500, 600, 800 ml यूरिन पड़ा रहता है और क्योंकि उनकी नर्व्स भी खराब रहती है, उनको पता भी नहीं चलता और पेन भी नहीं होता है। तो इस तरह के क्रॉनिक रिटेंशन भी पेशाब की थैली की कमजोरी में देखने में आती है। कुछ लोगों को इनकॉन्टिनेंस होता है, पूरी थैली भर जाती है और ऊपर से कुछ 10, 20, 50 ml छलक जाता है, तो मरीज सोचता है हम यूरिन तो कर रहे हैं लेकिन उसका अमाउंट बहुत कम होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी पेशाब की थैली की कमजोरी को दिखा सकता है। इसके बाद जानते हैं कि इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है। तो जब आप इन समस्याओं को लेके अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके डॉक्टर आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री रिव्यू करते हैं, आपके अन्य बीमारियां, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, डायबिटीज़ की हिस्ट्री, आपको मेडिकेशन क्या चल रही है, कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, इस तरह के पूरी हिस्ट्री रिव्यू करने के बाद आपको एग्जामिन करते हैं, आपके प्रोस्टेट का परीक्षण करते हैं, आपके पेट का परीक्षण करते हैं, आपके जो पेरिनियल एरिया है, प्राइवेट पार्ट और उसके पीछे का एरिया है, उनकी सेंसेशंस को चेक करते हैं, यानी कोई उनमें सेंसेशंस में कमी तो नहीं है, अगर ऐसा है तो कोई स्पाइनल प्रॉब्लम या नर्व्स का प्रॉब्लम हो सकता है। तो डॉक्टर ये सब चेक करने के बाद कुछ साधारण टेस्ट करते हैं, जिनमें कि एक यूरिन एनालिसिस होता है, एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें कि यूरिन करने के बाद कितना यूरिन अंदर बचा रह जा रहा है ये पता लगता है, पेशाब के फ्लो का टेस्ट होता है और इन बेसिक टेस्ट से एक आइडिया लग जाता है कि पेशाब की थैली कमज़ोर हो सकती है। अब इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए जो फाइनल टेस्ट होता है वो है यूरोडायनेमिक स्टडी। यूरोडायनेमिक स्टडी एक कॉम्प्लेक्स टेस्ट होता है। इसमें हमें पेशाब की थैली के रास्ते में 2 पतली-पतली नलियाँ डालते हैं। एक नली से हम पेशाब की थैली को भरते हैं, सलाइन भरते हैं उसमें, और दूसरी नली से हम पेशाब की थैली का प्रेशर नापते हैं। साथ ही आपके मल के रास्ते में भी एक पतली सी नली डाल के उसका प्रेशर नापा जाता है। प्रेशर नापने का यही उद्देश्य रहता है कि जब आप पेशाब कर रहे हैं तो उस समय आपकी थैली में प्रेशर कितना जनरेट हो रहा है। तो पुरुषों में 40 से 60 तक नॉर्मल सेंटीमीटर ऑफ वाटर तक नॉर्मल प्रेशर होता है। अगर 40 से कम प्रेशर जनरेट हो रहा है तो आपको अंडर एक्टिव ब्लैडर या पेशाब की थैली की कमजोरी की समस्या डायग्नोज हो जाती है। अगर कोई भी प्रेशर नहीं जनरेट हो रहा है तो इसको हम एकॉन्ट्रैक्टाइल डेट्रूजर कहते हैं, यानी कि पेशाब की थैली पूरी तरह शिथिल हो चुकी है, उसमें कोई पावर नहीं जनरेट हो रहा है। तो इस तरह की डायग्नोसिस होने के बाद आइए जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। तो जब आपका ये डायग्नोसिस बन जाती है तो उसमें शुरुआत में आपको कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे डबल वॉइडिंग, पेशाब कर लिया उसके बाद दोबारा पेशाब, थोड़ी ही देर बाद दोबारा पेशाब करने को कहा जाता है। ठीक है, टाइम्ड वॉइडिंग, यानी कि 2 घंटे हो गए तो उठ के पेशाब करने जाना है ज़रूरी, ताकि आपका ब्लैडर एम्प्टी हो सके। और इसमें हमें ये नहीं सोचना है कि हमें पेशाब लगी है या नहीं लगी, हमें जाके पेशाब कर लेना है। कुछ मरीजों को जिनको न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है उनको कुछ मैन्यूवर सिखाए जाते हैं, नाक को मुंह को बंद करके और पूरा मुंह को हवा से ऐसे फुलाया जाता है ताकि अंदर प्रेशर जनरेट हो सके और पेशाब की थैली से पेशाब बाहर आ सके। क्रीड्स मैन्यूवर सिखाया जाता है जिसमें कि मैंने प्राइवेट पार्ट के ऊपर के जो लोअर एब्डोमेन एरिया होता है, पेट के निचले का हिस्सा का एरिया होता है, उसको दबाकर पेशाब को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा जब ये सारी मैन्यूवर्स फेल हो जाते हैं तो मरीजों को कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसमें कि मुख्य दवाई कोलिनर्जिक दवाइयाँ होती हैं, बेथनेकोल नाम की दवाई होती है। इसको स्टार्ट करते हैं, लगभग 3 से 6 महीने बाद इसका कुछ असर देखने को आता है। साथ ही साथ कुछ मरीजों को अल्फा ब्लॉकर नाम की दवाइयाँ, जो कि प्रोस्टेट में भी चालू की जाती हैं, उनको भी इस बीमारी में स्टार्ट किया जाता है। ज़्यादातर मरीजों को इनसे अगर राहत नहीं मिलती तो फिर CIC या क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन सिखाया जाता है, जिसमें कि मरीज स्वयं ही अपने पेशाब के रास्ते में नली डाल के अपने पेशाब की थैली को खाली कर लेता है। CIC के बारे में एक अलग से वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पा सकते हैं। इसके अलावा जब ये मेथड्स भी काम नहीं करते तो कुछ एक ट्रीटमेंट्स नए और एक्सपेरिमेंटल हैं, जिनको हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन या सैक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन कहते हैं, जिसमें कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में कुछ इलेक्ट्रोड्स फिट किए जाते हैं जिनसे आपके पेशाब की थैली को सिग्नल मिले ताकि वो पेशाब की थैली सिकुड़े और यूरिन को पूरा बाहर तक पहुंचाए। तो इस बीमारी में ये कुछ इलाज हैं। इसके अलावा बोtulinum टॉक्सिन का प्रयोग और भी कुछ एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज हैं जो इसमें काफ़ी रिसर्च हो रही है
और धीरे धीरे करके आगे भविष्य में टिश्यू इंजीनियरिंग के माध्यम से और नए ब्लैडर के मसल क्रिएट करने की चर्चा और रिसर्च इस मामले में बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। जल्दी ही कुछ नए और इफेक्टिव इलाज इस बीमारी के सामने देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।